जय हिंद बच्चों। मैं अंकित पांडे एक बार फिर से आपका हमारे आरंभ है प्रचंड सीरीज के नए लेक्चर में स्वागत करता हूं। ठीक है, तो बिना किसी फालतू बात के हम लोग अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो आज का लेक्चर जो है बेटा वो है एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशंस पर। तो सभी लोग हेडिंग डाल लेंगे बेटा, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशंस। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशंस। ठीक, डायमेंशंस के 3 एप्लीकेशन है, जिसमें सबसे पहला एप्लीकेशन है बेटा टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू other system of unit सर इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है बेटा कि जब आप किसी फिजिकल क्वांटिटी को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं तो उसका प्रोसेस क्या होता है। ठीक, इसमें हम लोग वो जानेंगे। अच्छा, अब इसको ऐसे समझ लो कि मान लो जैसे तुम मार्केट में गए और मार्केट में जाके तुमने कहा भाई ऐसा है, मेरे को 1 किलो आलू दे दो। भाई दुकानदार ने आपको 1 किलो आलू दे दिया। फिर आप थोड़ी देर बाद गए और आपने कहा ऐसा मेरे को 1000 ग्राम आलू दे दो। तो क्या आपके आलू की वैल्यू या क्वांटिटी बदल गई? जो आपने लिखा भाई 1 किलो आलू, वो किसके बराबर हो गया बेटा? 1000 ग्राम आलू के। तो बदला क्या बेटा आपका? ये किस सिस्टम से किस सिस्टम में गए हैं बेटा? हम एसआई में थे और कहां पहुंच गए? सीजीएस में। लेकिन क्या हमारा मास बदला? मास तो वही है सर, नंबर तो बदल गया बेटा। यूनिट से बैलेंस होगा वो नंबर। क्लियर है बात कि नहीं? कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं बेटा। ठीक, तो मान लो हमने एक फिजिकल क्वांटिटी पकड़ ली PQ। ठीक, किसी सिस्टम में कोई भी एक सिस्टम ले लो, यूनिट सिस्टम, लेट से 1। इस सिस्टम में इस फिजिकल क्वांटिटी का जो वैल्यू है वो है N1U1। क्या है बेटा? N1U1। N1 न्यूमेरिकल वैल्यू है और U क्या है बेटा? यूनिट है। ठीक, बात करते हैं सिस्टम 2 की। तो जब हम सिस्टम 2 में पहुंचते हैं तो यही फिजिकल क्वांटिटी N2 और U2 से प्रदर्शित की जाती है। तो एक बात बताओ, N1U1 सिस्टम 1 के लिए है, N2U2 किसके लिए है बेटा? सिस्टम 2 के लिए है। लेकिन क्या फिजिकल क्वांटिटी बदली है क्या? सिस्टम 1 में भी वो फिजिकल क्वांटिटी ही थी और सिस्टम 2 में भी क्या है? वो वही फिजिकल क्वांटिटी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर ये आपस में क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। यानी कि यहां पर N1U1 मस्ट बी इक्वल टू किसके बराबर बेटा? N2U2 के। ठीक, जहां N1 क्या है बेटा? N1 है न्यूमेरिकल वैल्यू इन सिस्टम 1। ठीक, U1 क्या है बेटा? यूनिट इन सिस्टम 1। यूनिट इन सिस्टम 1। इसी तरह से N2 क्या है बेटा? न्यूमेरिकल वैल्यू इन सिस्टम 2। ठीक, और U2 क्या है बेटा? यूनिट इन सिस्टम 2। किसी को कोई समस्या हो तो बताएं। ठीक है, तो बेसिकली हमने एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्जन का तरीका ये सीखा कि सर आप किसी फिजिकल क्वांटिटी को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जब कन्वर्ट करते हैं तो उसमें फिजिकल क्वांटिटी में कोई बदलाव नहीं होता है। और जब फिजिकल क्वांटिटी नहीं बदल रही है, ठीक है, तो जो सिस्टम 1 में उसकी वैल्यू है वो सिस्टम 2 के क्या होगी बेटा? बराबर होती है। इसको ऐसे कंपेयर कर सकते हैं कि 1 किलो आलू किसके बराबर होगा बेटा? 1000 ग्राम के। क्लियर है? इसको बना लीजिए फटाफट, तो फिर आगे बढ़ते हैं बेटा। अब इसके बाद हमने इसको समझ लिया
तो अगर मैं कहूँ कि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में गए, दूसरे से तीसरे में गए, तीसरे से चौथे में गए, चौथे से nth सिस्टम में गए, तो फिजिकल क्वांटिटी में कुछ बदलाव होगा? तो आंसर आएगा ना, फिजिकल क्वांटिटी में कोई बदलाव नहीं होगा। अगर पहले सिस्टम में वो N1 U1 है तो दूसरे सिस्टम में क्या लिखेंगे बेटा? N2 U2। तो तीसरे सिस्टम में क्या हो जाएगा? N3 U3। तो चौथे सिस्टम में क्या हो जाएगा? N4 U4 एंड सो ऑन। nth सिस्टम में चले जाओगे तो NN और UN। ठीक, इसी कंसेप्ट का यूज करके हम लोग एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में, जब हमें कन्वर्जन करना होता है। कथा समझ में आई बेटा? ठीक, इसके बाद इसको और अच्छे से हम लोग समझेंगे जब हम सवाल करेंगे। तो आज हम लोग सवाल कुछ करते हैं, देखते हैं क्या है सवाल। पहले आसान सवाल से स्टार्ट करते हैं। सवाल ये है कि कन्वर्ट 10 न्यूटन ऑफ फोर्स इनटू CGS सिस्टम। बहुत बेसिक सा सवाल है, ठीक, लेकिन कुछ इसके स्टेप्स हैं, उसको हम लोग याद रखेंगे। जैसे स्टेप नंबर एक ये है कि हमें फिजिकल क्वांटिटी पहचाननी है। फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है बेटा? फोर्स, और उसका दिए गए सिस्टम में वैल्यू कितना है। तो दिए गए सिस्टम में वो कितना है आपका? 10 न्यूटन। ठीक, अब अगला स्टेप है, हम इस वैल्यू को जो यूनिट दी गई है उसको कन्वर्ट करेंगे उसके फंडामेंटल में, यानी किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अरे भाई, न्यूटन जो होता है वो फंडामेंटल में ऐसे लिखा जाएगा, किलोग्राम मीटर और सेकंड के स्क्वायर से। ठीक, जब हमने ये कर लिया तो यहां से हम पता कर लेंगे कि N1 कितना है और U1 कितना है। ठीक, फिर इसके बाद थर्ड स्टेप है बेटा कि करस्पॉन्डिंग टू U1 हम दिए गए सिस्टम के लिए U2 बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? देखो, U2 में जिस सिस्टम की बात की जा रही है वो CGS है। तो बेटा एक बात बताओ, CGS सिस्टम में किलोग्राम को कौन रिप्लेस करता है? किलोग्राम को रिप्लेस करता है ग्राम। मीटर को कौन रिप्लेस करता है? सेंटीमीटर। और टाइम के लिए क्या हो जाएगा बेटा? सेकंड, क्योंकि सेकंड है उस सिस्टम में भी। ठीक, अपने को N1 पता है, U1 पता है, U2 बना लेंगे बेटा हम लोग। जैसा U1 होगा वैसा ही दूसरे सिस्टम में U2 लिखा जाएगा एज इट इज। ठीक है, और जो हमें नहीं पता है वो है N2। तो हमारा काम है क्या निकालना बेटा? N2। ठीक, तो आइए उसको करते हैं हम लोग। अब हम इस रिलेशन का यूज कर लेंगे, N1 U1 बराबर N2 U2। N1 है बेटा 10 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर बराबर N2 हो गया अननोन, और U2 हम लिख लेंगे बेटा ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। भाई सेकेंड स्क्वायर से सेकेंड स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। इसके बाद 10 इंटू 1 किलोग्राम को हम लिख सकते हैं 1000 ग्राम, 1 मीटर को लिख सकते हैं बेटा 100 सेंटीमीटर। सेकेंड स्क्वायर से सेकेंड स्क्वायर कट चुका है, तो N2 इंटू ग्राम इंटू सेंटीमीटर। ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट कर सकते हैं, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल आउट करेंगे। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा N2 बराबर 10 इंटू 10 की पावर 5। ठीक है, देख लो 1 2 3 4 और 5 जितने जीरो होंगे उसको 10 की पावर 5 में 10 की पावर में लिख लेते हैं। ठीक, तो यहाँ से हमको मिल गया N2 बराबर कितना? 10 इंटू 10 की पावर 5। तो आंसर कितना आएगा बेटा? तो आंसर आएगा हमारा बेटा कि 10 न्यूटन इन न्यू सिस्टम जो भी दिया गया आपको CGS, वो है 10 इंटू 10 की पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर के। जैसे MKS या SI में न्यूटन एक डिराइव्ड यूनिट है, वैसे ही CGS सिस्टम में बेटा फोर्स की जो डिराइव्ड यूनिट होती है वो होती है डाइन। क्या होती है? डाइन। तो यहां से अगर 10 न्यूटन बराबर 10 इंटू 10 की पावर 5 डाइन है, तो 1 न्यूटन बराबर क्या होगा बेटा? तो 1 न्यूटन बराबर रिजल्ट आ जाएगा 1 इंटू 10 की पावर 5 डाइन।
काम की चीज़ है, याद रखा जा सकता है। क्लियर है बात? ठीक। अच्छा, एक चीज़ और आप लोगों से बेटा डिस्कस करनी थी हमको आज, कि हो क्या रहा है कि जब आप लोग ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं तो ऑनलाइन क्लास करते समय आपको बड़ा मज़ा आता है। हाँ, बड़ी अच्छी पिक्चर चल रही है, देख रहे हैं, बड़ा बढ़िया लग रहा है सर, फीलिंग गुड। अब तो लग रहा है कि सीधे जो है जेई, नीट, IAS, PCS, फलाना ढिमकाना सब जो है हम एक ही बार में क्वालिफाई कर जाएंगे। ठीक है, लेकिन हो ये रहा है कि आप लोग उसे देख रहे हैं, बट ज़्यादातर बच्चे क्या कर रहे हैं, उसके नोट्स नहीं बना रहे, और बना भी रहे हैं तो आधा अधूरा बना रहे हैं, आधा रोक ले रहे हैं, कुछ कल बना लेंगे, कुछ परसों बना लेंगे, कुछ नरसों बना लेंगे। तो अगर इस टेंडेंसी के साथ बेटा आप लोग काम कर रहे हैं तो यकीन मानिए आपका ऑनलाइन पढ़ना बिल्कुल बेकार है। ठीक है, ऑनलाइन अगर आप पढ़ना चाहते हो और आप वाकई परफॉर्म करना चाहते हो, ठीक, क्योंकि ये देखो मैंने अपने प्रैक्टिकली ये फील किया है बेटा कि जो ऑफलाइन क्लासेस करने जो बच्चे आ रहे हैं इस वक्त, ठीक है, उन बच्चों के बेसिक्स बिल्कुल बेकार है। बेकार इन द सेंस कि वो मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहे ठीक से, डिवाइड नहीं कर पा रहे, इनफैक्ट कई स्टेप्स नॉर्मल स्टेप्स पे जाके रुक जा रहे हैं। तो अगर आप चाहते हो कि वाकई सर हमें ऑनलाइन से कुछ फ़ायदा हो, तो ऑनलाइन सिर्फ फिल्म की तरह मत देखो बेटा। ठीक है, कॉपी लेकर बैठो, पेन लेकर बैठो, जब सवाल बोला जाए आपको, आप स्क्रीन पॉज करो, पॉज करने के बाद उस क्वेश्चन को बाकायदा लगाओ, नहीं आता है तो संबंधित टीचर के पास जाके पूछो, अगर वो ऑफलाइन अवेलेबल है तो। ठीक है, लेकिन वर्क करो। अगर आप इसको एज अ फिल्म लेके चल रहे हो कि आज नहीं कर लेंगे, कल कर लेंगे, कल नहीं कर लेंगे, परसों कर लेंगे, तो बेटा तुम्हारा रिजल्ट भी वैसे ही खिसकेगा। इस साल नहीं, अगले साल, अगले साल नहीं, उसके अगले साल, उम्र निकल जाएगी लेकिन कुछ हाथ में नहीं आने वाला। ठीक है, तो अगर चाहते हो कुछ हासिल करना तो उसके लिए मेहनत करो। क्लियर है बात? तो जो भी सवाल आपको कराए जा रहे हैं उसे आप बिल्कुल कॉपी पे करिए, प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करने के बाद देखिए कि कहाँ पर आप फंस रहे हैं, फिर आप उसको डिस्कस करिए। ठीक है, क्योंकि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, टाइम पास नहीं कर रहे हैं। क्लियर है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। तो एक सवाल ये हो गया है, मेरे ख्याल से आप लोग को समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया है तो आप इसे दोबारा पूछ सकते हैं, दोबारा कर सकते हैं। ठीक है, हमारे चैनल पे आप कमेंट कर सकते हैं कि सर हमें नहीं आया, हमें दोबारा बता दीजिए, हम दोबारा से बेटा इसको समझा देंगे। ठीक है, एक सवाल और, बेसिक सा ही सवाल पकड़ेंगे अभी। ठीक है, सवाल ये है कि कन्वर्ट 25 जूल ऑफ काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी किसी भी नाम से लिया जा सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, काइनेटिक एनर्जी इनटू CGS सिस्टम, CGS सिस्टम इजी सा है। एज यूजुअल हमें अपने स्टेप्स पता है बेटा। पहला स्टेप ये है कि हम फिजिकल क्वांटिटी आइडेंटिफाई कर लें, कौन सी है बेटा? काइनेटिक एनर्जी। तो हमारी काइनेटिक एनर्जी है कितनी? 25 जूल। फिर इसके बाद अगले स्टेप में 25 जूल में से 25 को कुछ नहीं करेंगे, लेकिन जूल को किस में कन्वर्ट कर लेंगे बेटा? फंडामेंटल में। फंडामेंटल में कन्वर्ट करेंगे तो ये आता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, फिर उसके बाद हम अपना N1 U1 पता कर लेंगे। N1 बेटा ये हो गया और U1 ये हो गया। क्लियर है? U1 पता चल गया तो इसके करस्पॉन्डिंग U2 यानी इसके जैसा U2 हम CGS में बनाएंगे। किलोग्राम की जगह क्या लिखेंगे बेटा? ग्राम, मीटर की जगह सेंटीमीटर स्क्वायर, और सेकंड की जगह तो सेकंड ही रहेगा। ठीक, जो अननोन है वो पता होना चाहिए आपको, और क्या अननोन है बेटा? N2 अननोन है। ठीक, अब इसके बाद हम रिलेशन अप्लाई कर देंगे। N1 U1 बराबर किसके? N2 U2 के। ठीक, N1 कितना है बेटा? 25, और U1 कितना है? किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर। N2 अननोन है, और U2 उसकी जगह क्या लिख लेंगे बेटा? ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। सेकेंड स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर कैंसिल आउट। 25, 1 किलोग्राम बराबर कितने ग्राम के बेटा? 1000 ग्राम, और 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, और यहाँ पर आ गया ग्राम सेंटीमीटर इनटू N2।
ठीक, थोड़ा सा इसको और अच्छे से मैनेज कर ले बेटा। 25 इंटू 1000 इंटू, यहाँ 2 जीरो है, 2 जीरो का स्क्वायर करेंगे 1 के साथ में बेटा तो 4 जीरो, ठीक है। ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू N2। बेटा ग्राम से ग्राम, सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर कटेगा तो रिजल्ट मिलेगा N2 बराबर 25 इंटू 3 जीरो ये 4 जीरो ये मिलके हो गया 10 की पावर 7। ठीक, तो हमारा आंसर क्या आएगा? हमारा आंसर आएगा कि 25 जूल इन सीजीएस सिस्टम बराबर 25 इंटू 10 की पावर 7 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। और ये जो ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर है, इसको डिराइव्ड यूनिट की फॉर्म में लिखा जाता है अर्ग। यानी आपके पास एक और लर्न करने का रास्ता मिला है कि भैया अगर 1 जूल सीजीएस सिस्टम में दिया जाए तो कितना होगा? 1 इंटू 10 की पावर 7 अर्ग के। क्लियर है? तो इसको फटाफट नोट कर लीजिए ताकि हम लोग आगे के सवालों पर बढ़ें। अब थोड़ा बढ़िया सवाल करेंगे बेटा हम लोग। एक अच्छा सवाल, थोड़ा सा ऊपर लेवल का। क्या है कि आपने जो सवाल किया है उसमें एक चीज है और वो है कि आपको सिस्टम नोन है, स्टैंडर्ड सिस्टम दिया गया है, लाइक एसआई से किस में कन्वर्ट करना है बेटा? सीजीएस में। अब हम लोग एक सवाल और करेंगे। सवाल है, इफ मास लेंथ एंड टाइम, mass length and time in a system are taken as fundamental quantity as 0.1 kg, 10 मीटर एंड 10 सेकेंड। मतलब ये है कि हम मास लेंथ और टाइम को फंडामेंटल मान रहे हैं एक ऐसे सिस्टम में जहाँ पर मास के लिए फंडामेंटल यूनिट क्या है? किलोग्राम है, बट साथ में क्या है? 0.1 किलोग्राम। इसी तरीके से लेंथ के लिए 10 मीटर है और टाइम के लिए कितना लिया गया बेटा? 10 सेकेंड। तो आपसे कह रहा है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 100 joule in this system ठीक है। तो आइए भाई इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। सॉल्यूशन बिल्कुल क्लियर है कि हमारे पास जो दिया गया है वो क्या है बेटा? आपका 100 जूल। 100 जूल है तो ऑब्वियस सी बात है, या तो वर्क होगा या तो एनर्जी होगा या कुछ भी होगा। लेट से मान लेते हैं कोई फिजिकल क्वांटिटी है PQ बराबर 100 जूल। ठीक, 100 जूल को 100 को वैसे ही रहने देंगे। जूल को किस में कन्वर्ट कर लेंगे बेटा? फंडामेंटल में किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है? अच्छा, इसके बाद हमको पता लग गया कि N1 क्या है और हमको पता लग गया कि U1 क्या है। अगर U1 पता लग गया तो उसके करस्पॉन्डिंग U2 निकाल लेंगे। अब U2 जब लेंगे
तो वो इस सिस्टम के लिए लेंगे जिसमें मास यहाँ किलोग्राम है, तो यहाँ उसकी जगह कितना रखा जाएगा 0.1 किलोग्राम। मीटर स्क्वायर तो कितना लेंगे बेटा 10 मीटर का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 10 सेकेंड का स्क्वायर। समझ में आया? बिल्कुल आसान है। जब वो CGS में बोलता है तो स्टैंडर्ड है, आपको पता है, लेकिन एक्चुअल में सवाल इस तरीके के आते हैं। ठीक है, मेडिकल लेवल पर ऐसे ही सवाल आपको मिलेंगे कि भाई ऐसा है, एक सिस्टम में मास की वैल्यू जो है वो इतना है, लेंथ की वैल्यू इतना है, और टाइम की वैल्यू इतना है, तो बताओ फलाना ढिमकाना जो भी मांग ले। ठीक, हाँ ये जरूर रहेगा कि आपको एक नोन सिस्टम दिया रहेगा। क्लियर है? अब इसके बाद हम अपने फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। N1U1 इक्वल टू कितना N2U2। यहां पर हम वैल्यू पुट करेंगे बेटा, N1 की जगह कितना हो जाएगा 100, U1 की जगह हो जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर। N2 हमारा अननोन है, वैसे ही पड़ा रहेगा। यहाँ पर किलोग्राम की जगह 0.1 किलोग्राम, ये 10 की जगह हो जाएगा 100 मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई, नीचे 10 की जगह 100 सेकेंड स्क्वायर। सेकेंड स्क्वायर से सेकेंड स्क्वायर कैंसिल आउट करेंगे, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर, किलोग्राम से किलोग्राम। ठीक है, इसके अलावा बेटा यहाँ 100 से 100 भी कट रहा है, तो बचा क्या हमारे पास में? जो बचा है वो है 100 बराबर N2 इंटू 0.1। तो N2 इक्वल टू कितना आ गया 100 अपॉन 0.1, मतलब 1000। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि 100 जूल जिस भी सिस्टम में है उस सिस्टम में ये है 1000। ठीक है, अब ध्यान से देखो यहाँ क्या लिख रहे हैं 0.1 किलोग्राम। बेटा ये यूनिट है, पूरा पूरा वैल्यू लिया जाएगा। ठीक है, 10 मीटर और 10 सेकेंड का होल स्क्वायर। क्लियर है बात? कोई समस्या हो तो प्रश्न पूछ सकते हैं, प्रश्न पूछने के लिए आप स्वतंत्र हैं बेटा। ठीक है, कमेंट में आप पूछ सकते हैं। इसको नोट कर लीजिए, तो फिर एक और सवाल करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक, चलिए अब इसके बाद एक सवाल और लेते हैं। सेम पैटर्न पर होगा, बस थोड़ा सा बदलाव होगा। ठीक है, और बदलाव ये है कि इन CGS system, unit of force is dyne. Unit of force is dyne. ठीक है, now convert 25 dyne into a system where fundamental unit of mass, length and time are 10 grams, 0.01 centimeter, 0.01 centimeter and 1 second. 1 second. सवाल एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, स्क्रीन पॉज करिए और सवाल करने का प्रयास करिए बेटा। ठीक है, गलत या सही इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता है, फ़र्क इस बात से पड़ता है कि तुमने प्रयास किया कि नहीं।
अगर तुम प्रयास करोगे तो आज नहीं तो कल सही भी करोगे। ठीक है, तो सबसे पहला कदम होता है प्रयास करना। ठीक, आ जाते हैं हम लोग इसके सॉल्यूशन पे बेटा। मेरे ख्याल से आप लोगों ने अपना समय लिया होगा और समय लेके उसको क्या किया होगा, सॉल्व किया होगा। तो सबसे पहले जो दिया गया है वो है 25 डाइन CGS सिस्टम में है बेटा। तो हमारे पास जिसकी बात की जा रही वो है फोर्स, यानी फिजिकल क्वांटिटी फोर्स है, और कितनी है 25 डाइन। अगला कदम है इस फोर्स को कन्वर्ट करना है किस में बेटा, फंडामेंटल के टर्म्स में। तो डाइन जो हो जाएगा उसको लिख सकते हैं आप ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। आज का पहला सवाल यही था। ठीक, अच्छा, तो यहां से हमको पता चल गया कि सर N1 ये है और U1 ये है। इसके करस्पॉन्डिंग U2 क्या हो जाएगा बच्चों, U2 हो जाएगा 10 ग्राम। यहाँ 0.01 लिया जा रहा है तो यहाँ हो जाएगा 0.01 सेंटीमीटर अपॉन 1 सेकेंड का होल स्क्वायर। फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे हम लोग, जो रिलेशन हम निकाले हैं बेटा, N1 U1 बराबर किसके, N2 U2 के। तो यहाँ से अपने पास में N1 है 25, U1 कितना है बेटा, ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, इक्वल टू N2 नहीं पता है, U2 हो जाएगा 10 ग्राम। ठीक है, ये हो जाएगा 0.01 सेंटीमीटर प्रति 1 सेकेंड, वही है बेटा जो सेकेंड स्क्वायर है। सेकेंड स्क्वायर से सेकेंड स्क्वायर कैंसिल आउट, ग्राम से ग्राम, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, तो बचा क्या 25 बराबर N2, और जो न्यूमेरिकल टर्म्स हैं यहाँ पर 10 इंटू 0.01, तो आ जाएगा 25 बराबर N2 इंटू 0.1। ठीक है, तो N2 इक्वल टू आ जाएगा 25 अपॉन 0.1। दिस इम्प्लाइज दैट N2 बराबर, डेसिमल हटाएंगे यहाँ 0 आ जाएगा बेटा, 250। क्लियर है, तो पीछे के आंसर से मैच करा लेंगे। 25 डाइन किसके बराबर होगा बेटा, 250 10 ग्राम है, 10 ग्राम 0.01 सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है बात, किसी को कोई भी डाउट हो इसमें प्रश्न पूछ सकता है, और चेक कर लीजिए आपका आंसर सही है कि नहीं। ठीक है, अगर गलत है तो दोबारा प्रयास करिएगा बेटा, और तब तक प्रयास करिए जब तक समझ में ना आए। ठीक है, रटने की ज़रूरत नहीं है। इसको रब कर रहे हैं बेटा। इसके बाद आज का दूसरा एप्लीकेशन है। अच्छा, इस पे सवाल आपको बहुत सारे मिलेंगे, बट जो बच्चे जेई मेंस और मेडिकल की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए एक बुक रिकमेंड करेंगे। चाहे तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं, आपकी इच्छा है। बाकी आप लोग के पास कई कोचिंग्स के मॉड्यूल्स भी होंगे। ठीक है, तो आप मॉड्यूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, इसके अलावा आप चाहें तो NCERT एट फिंगर टिप्स का यूज़ कर सकते हैं। इसमें NCERT प्लस एग्जाम्पलर दोनों ही है। ठीक है, हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं सेकंड एप्लीकेशन पर बेटा। हेडिंग डालिए सभी लोग, सेकंड एप्लीकेशन हमारी डायमेंशन की, और ये है बेटा टू चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज से बनती हुई जो इक्वेशन है उसकी डायमेंशनल करेक्टनेस को चेक करना डायमेंशन के द्वारा आसान होता है। कैसे चेक करते हैं, इसके लिए कुछ रूल्स हैं जिनको हम लिख लेंगे। ठीक है, सबसे पहला है कि भाई देखो ऐसा है, अगर दो फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है, अगर दो फिजिकल क्वांटिटीज ऐड हो या क्या हो बेटा, सब्सट्रैक्ट हो, तो
उनका यूनिट या यूं कहें कि उनका डायमेंशन सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा? सेम होना चाहिए। ठीक है, पहली चीज। सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधा सा है भाई, अगर आप अपनी स्पीड को बढ़ाएंगे तो वो ऐड होगी कि नहीं होगी। लेकिन अगर आप कहें कि नहीं सर हम स्पीड को एक्सेलरेशन के साथ ऐड करेंगे तो ये संभव नहीं है, क्योंकि एक्सेलरेशन इज़ अ डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी, स्पीड या वेलोसिटी इज़ अ डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़। ठीक वैसे ही जैसे मार्केट में जाओगे बेटा आलू खरीदने तो किलो से किलो ही जोड़ पाओगे, किलो से लीटर नहीं जोड़ पाते हैं। ठीक है, हाँ। तो ये रहा हमारा पहला। दूसरा ड्रॉबैक है एक तरीके का, या ड्रॉबैक बाद में लिख लेंगे। ठीक है, एडिशन और सब्सट्रैक्शन का काम हो गया। सर क्या मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में लगता है? तो ना, इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ए इज नॉट नेसेसरी। ए का ये वाला पार्ट जो है यूनिट और डायमेंशन सेम होना चाहिए, ज़रूरी नहीं है, यानी नॉट नेसेसरी। मेरी अंग्रेजी चेक कर लेना, बहुत मजबूत है। ठीक है, नेसेसरी। क्लियर है बात? अच्छा, कोई दिक्कत इसमें बेटा? ठीक है बेटा। ठीक है, इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ए इज़ नॉट नेसेसरी, मतलब ये वाला पोर्शन कोई ज़रूरी नहीं है। यानी कि अगर आपके पास एक छोटा सा प्रश्न ये आ जाए, कहा जाए कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, मतलब लिख भी लो, सवाल कर भी लो, देख लो। एक छोटा सा सवाल इसी बात पे हम लोग कर लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ठीक, इन केस ऑफ डायमेंशन, इन केस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस फॉर A and B having different dimensions, ठीक। पहला ऑप्शन है बेटा A प्लस बी, दूसरा ऑप्शन है बेटा A माइनस बी, थर्ड ऑप्शन इज A इंटू बी एंड द फोर्थ इज A बाई बी। तो पहले दो स्टेटमेंट से बिल्कुल क्लियर है कि अगर मेरे पास जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं A और B, इनकी डायमेंशंस क्या हैं बेटा? अलग अलग हैं, तो पहला वाला तो नहीं लगेगा, और अगर पहला वाला नहीं लगेगा तो A भी नहीं होगा और B वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। तो बचा कौन सा? दूसरे स्टेटमेंट से बेटा क्लियर है कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन इसमें संभव है, इसलिए आंसर क्या होंगे आपके? C और D। क्लियर है कहानी? अच्छा, इसके बाद हम बात कर लेते हैं ड्रॉबैक की। यूं कह सकते हो कि पूरी डायमेंशनल एनालिसिस का ही ड्रॉबैक है, इस एप्लीकेशन का कोई ऐसा ड्रॉबैक नहीं है। वो ड्रॉबैक इसी से संबंधित है, सवाल करने में आपको आसानी रहेगी उससे, और वो ये है कि डायमेंशन डज नॉट, अंग्रेजी थोड़ी ठीक है, ग्रामर देख लेना बेटा, ठीक है। डायमेंशन डज नॉट एंटरटेन नंबर्स, ठीक। यानी जो नंबर है लाइक 1 2 3 4 5 पाई, ठीक है ना, इन सभी नंबर को डायमेंशन एंटरटेन नहीं करती है, मतलब इसके बारे में आपको कोई भी जानकारी नहीं मिलेगी। डायमेंशन के लिए
ये एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। ठीक, फॉर एग्जाम्पल एक इक्वेशन मैं आपको बताता हूँ, किताबों में भी आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, किताब में तो सभी कुछ मिल जाएगा। इक्वेशन है, जैसे मान लो तुमसे कहेगा कि भाई एक काम करो, मेरे पास एक इक्वेशन है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है, और दूसरी इक्वेशन है s बराबर यू टी प्लस ए टी स्क्वायर। कहेगा बताओ ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है, दोनों की दोनों। ठीक, तो दोनों में अंतर किसका है बेटा, 1/2 का। अरे इसके पास है, इसके पास नहीं है। तो अगर इसके पास है और इसके पास नहीं है, डायमेंशन को इससे फर्क नहीं पड़ता है। डायमेंशन को फर्क पड़ता है कि फिजिकल क्वांटिटी है कि नहीं है। फिजिकल क्वांटिटी इनके पास इस इक्वेशन में सभी सेम है जो इस इक्वेशन में। फॉर एग्जांपल लेफ्ट हैंड साइड पर ऐसे, राइट हैंड साइड पर यू टी प्लस ए टी स्क्वायर है। डायमेंशन मानेगा ही नहीं कि यहाँ पर हाफ नामक कोई चीज़ भी है। ठीक, अब इसको प्रूफ कैसे करेंगे ये देख लो बेटा। सबसे पहले इनको पकड़ते हैं, इनका लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं बेटा। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पर s है, s का यूनिट क्या होता है, मीटर। बाय स्टैंडर्ड है इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स आपकी। ये हो गया इसका डायमेंशन l। फिर आ जाते हैं RHS पर। RHS पर अपने पास में है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। u का डायमेंशन स्पीड है बेटा, यूनिट मीटर पर सेकेंड, टाइम का हो जाएगा सेकेंड, प्लस हाफ से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो a का डायमेंशन क्या है बेटा, सॉरी यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू सेकेंड स्क्वायर। सेकेंड स्क्वायर से सेकेंड स्क्वायर, सेकेंड से सेकेंड कट गया, बचा क्या, मीटर प्लस मीटर। तो रिजल्ट में भी क्या मिला आपको बेटा, मीटर, यानी डायमेंशन कह सकते हैं आप l। तो LHS बराबर किसके, RHS के। तो दी गई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। ठीक, यानी डायमेंशनली करेक्ट है। ठीक, बात कर लेते हैं इसकी। तो इसके लिए भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो LHS पर S है, यूनिट क्या हो गया बेटा, मीटर। डायमेंशन क्या हो गया इसका, L। RHS की बात कर लें तो RHS पर है बेटा यू टी प्लस ए टी स्क्वायर। तो U हो गया मीटर पर सेकेंड, T हो गया सेकेंड, प्लस A की जगह मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और T स्क्वायर की जगह सेकेंड स्क्वायर। सेकेंड से सेकेंड, सेकेंड स्क्वायर से सेकेंड स्क्वायर कट गया। रिजल्ट में फिर से क्या मिला बेटा, मीटर एंड मीटर और जुड़ के क्या, मीटर। तो अल्टीमेटली आपके पास डायमेंशन क्या मिला, L। यानी ये इक्वेशन भी डायमेंशनली करेक्ट है। ठीक, तो सर इसमें से 100% सही इक्वेशन कौन सी है, तो 100% इक्वेशन सही वो होगी जो मैथमेटिकली करेक्ट होती है। तो सर कैसे पता चलेगा मैथमेटिकली करेक्ट कौन सी इक्वेशन होती है, जो आपकी बुक्स में दी गई हैं। आप अपने आप से कोई भी मैथमेटिकल इक्वेशन को डेवलप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स हैं आपके पास में। कुछ लोग कहेंगे कि सर हम तो डिराइव करते हैं, बेटा वो ऑलरेडी डिराइव्ड है, जिसको आप सिर्फ क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। ठीक है ना, आप उसे सिर्फ क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, कुछ अलग से नया नहीं करते हैं आप उसमें। ठीक, जैसे भाई मान लो t बराबर 2π√L/g टाइम पीरियड है आपका। ठीक है, तो आप इस फॉर्मूले को कहोगे कि हमने डिराइव किया ना, आपने डिराइव नहीं किया बेटा। ठीक है, ये ऑलरेडी बुक्स में था, जिसको आपने सिर्फ क्या किया है, फॉलो किया है। बाकी जिन लोगों ने डिराइव किया उन लोगों ने प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के बाद, सारी एनालिसिस करने के बाद, सारी रिसर्च करने के बाद फाइनली फार्मूला दिया है। ठीक है, और उसके बाद इसको चेक भी किया जाता है दूसरे लोगों के द्वारा, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है, कोई एक्सेप्शन तो नहीं लग सकता है। जैसे केमिस्ट्री में कोई भी मॉडल प्रपोज होता है, कोई भी प्रिंसिपल दिया जाता है, तो उसके पीछे 2-4 एक्सेप्शन लगा के पटक देते हैं सब। तो कैसे पटकते हैं, क्योंकि जैसे ही तुम कुछ करोगे अच्छा, लोग उसमें अड़ंगा डालने के लिए आ जाते हैं। ठीक है, तो जितना भी आपके पास में किताबों में जो दिया गया फॉर्मूला है, रिलेशन है,
वो सभी क्या है बेटा आपके मैथमेटिकली करेक्ट हैं। ठीक, लेकिन अगर आपसे कोई कहे कि डायमेंशनली चेक करके बता दो कि कोई इक्वेशन 100% सही है कि नहीं, तो डायमेंशन के द्वारा आप कभी भी किसी इक्वेशन को 100% करेक्ट ना बोलेंगे और ना ही करने की ज़रूरत है। ठीक, तो कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है तो वो 100% सही होगी ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर कोई इक्वेशन मैथमेटिकली करेक्ट है यानी प्रॉपर रिसर्च और उसके बाद आया है तो वो इक्वेशन 100% डायमेंशनली भी करेक्ट होगी। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट को हम लोग लिख लेते हैं। ये एक स्टेटमेंट है हम लोग का, काम की चीज़ है, याद रहना चाहिए। तो बेसिक सा है, लिख लीजिए सभी लोग स्टेटमेंट बेटा। काम का स्टेटमेंट है, इफ एन इक्वेशन इज, फिजिकल इक्वेशन की बात कर रहे हैं बेटा जो फिजिकल क्वांटिटीज को रखती है। इफ एन इक्वेशन इज मैथमेटिकली करेक्ट, मैथमेटिकली करेक्ट, then it must dimensionally correct, dimensionally correct मतलब अगर मैथमेटिकली करेक्ट है तो 100% डायमेंशनली करेक्ट होगी, बट इसका उल्टा नहीं पॉसिबल है, जिसको अंग्रेजी में वाइस वर्सा बोलते हैं। अब वाइस वर्सा है वाइस वर्सा, बट वाइस वर्सा इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो वो इक्वेशन डायमेंशनली भी करेक्ट होगी और मैथमेटिकली भी करेक्ट होगी जिसमें कोई नंबर का इस्तेमाल नहीं किया गया हो। ठीक है, जिसमें कोई भी नंबर यूज़ ना हो रहा हो, जैसे f बराबर ma अगर डायमेंशनली सही है तो मैथमेटिकली भी सही पड़ जाएगा। ठीक, तो यहां तक कोई समस्या नहीं। एक बार चेक कर लीजिएगा बेटा, चेक करने के बाद आप लोग आराम से कमेंट में अपने प्रश्नों को पूछ सकते हैं, हमारा आपके प्रश्न को जवाब में कन्वर्ट करेंगे, सवालों का जवाब देंगे। ठीक, तो एक छोटे से सवाल से कहानी शुरू करते हैं इसकी। सवाल ये है कि एक इक्वेशन मैंने दे दी आपको, x इक्वल टू AT प्लस BT स्क्वायर प्लस CT क्यूब। ठीक है, मैंने कहा कि वेयर x बराबर डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, एंड t इज टाइम, A, B and C are constants, then find dimensions of A, B and C, A, P and C। सवाल को थोड़ा सा अगर घुमावदार बनाना होगा तो वो कहेगा फाइंड द डायमेंशन ऑफ A इंटू B, या फाइंड द डायमेंशन ऑफ A अपॉन B, या A अपॉन बी सी। क्लियर है? खैर, इसका सॉल्यूशन देखते हैं बेटा। पहले समझना फिर छापना, वैसे भी वीडियो लेक्चर है, लाइव क्लास थोड़ी ना चल रही है। तो x बराबर AT प्लस BT स्क्वायर प्लस CT क्यूब है। तो इस सवाल में हमसे ये नहीं कह रहा है कि इस इक्वेशन को चेक करो ये डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं, उसने ये कहा है कि ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, आपको चेक नहीं करनी है, पहली चीज़। और अगर दूसरी चीज़, ये अगर इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है तो इसका मतलब ये है कि AT का यूनिट किसके बराबर होना चाहिए, x के बराबर। BT स्क्वायर का यूनिट भी किसके बराबर होना चाहिए, x के बराबर। CT क्यूब का यूनिट भी किसके बराबर होना चाहिए, x के बराबर। सर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बेटा क्योंकि इन तीनों लोगों को आपस में क्या किया जा रहा है, जोड़ा जा रहा है।
और अगर जोड़ा जाएगा तो जोड़ने के बाद रिजल्ट किसके बराबर आना चाहिए, x के बराबर, यानी इन तीनों का इंडिविजुअल यूनिट मीटर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मीटर। ठीक, तो एक एक करके बराबर कर लेते हैं और डायमेंशन निकाल लेते हैं। जैसे x बराबर 80 किया तो a बराबर कितना आ गया, x अपॉन t। तो दिस इंप्लाइज दैट a बराबर मीटर पर सेकेंड, तो डायमेंशन आ गया LT की पावर -1। ठीक, फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर x बराबर BT स्क्वायर किया बेटा, तो b बराबर आ गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो b का डायमेंशन आ गया LT की पावर -2। इसी तरह से x बराबर CT क्यूब पकड़ लिया बेटा, तो c बराबर आ गया x बटा t क्यूब, तो c बराबर आ गया मीटर पर सेकेंड की पावर 3, तो डायमेंशन आ गया LT की पावर -3। ठीक, सीधा सा है, कुछ करना ही नहीं है तुमको, सिंपली चेक करना है एडिशन सब्सट्रैक्शन है कि नहीं। एडिशन सब्सट्रैक्शन है तो जान लेना कि वो दोनों क्या हैं, सेम डायमेंशन की क्वांटिटीज हैं। ठीक है, और उसको लेफ्ट हैंड साइड वाले के साथ बराबर कर देना, तुमको तुम्हारा आंसर मिल जाएगा। क्लियर है? तो बेटा आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, क्योंकि थोड़ा सा गले में खराश आ गई है, मेरे बोलने में थोड़ी सी समस्याएं हो रही है मुझको। ठीक, तो इसके आगे अभी और सवाल हैं, क्योंकि ये एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है और थर्ड वाली एप्लीकेशन भी इंपॉर्टेंट है। इन्हीं दोनों से सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन और इसके बाद वाली एप्लीकेशन को हम लोग अच्छे से पढ़ना है। पढ़ के क्या करेंगे हम लोग बेटा, इस पर सवाल डिस्कस करेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे, देन इस टॉपिक को हम लोग वाइंड अप करेंगे। ठीक, उसके बाद आप लोग का अगला जो टॉपिक होगा वो होगा एरर। ठीक है, प्रॉपर एरर को सीखेंगे, देन उसके बाद ये चैप्टर आपका वाइंड अप हो जाएगा। क्लियर है? तो हमारी सीरीज़ आरंभ है प्रचंड बेटा। ठीक है, इस सीरीज़ को पढ़ने के लिए, इस सीरीज़ में आप लोग आने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, शेयर करिए अपने दोस्तों के बीच में, ताकि बाकी लोग भी इसमें क्या कर सकें बेटा, जुड़ सकें और सीख सकें। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।